गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9th के एसएसटी के लेसन के साथ में आपके सामने आज फिर उपस्थित हैं। पॉपुलेशन का हमारा लेसन चल रहा था। आज इस लेसन का सेकंड लास्ट पार्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियोस के भीतर हम लोगों ने कई जनसंख्या से रिलेटेड बातों के बारे में पढ़ा, जैसे लिंगानुपात के बारे में या जनगणना के बारे में, जनगणना कब कब होती है उसके बारे में हमने पढ़ा, कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा, इस पॉपुलेशन नामक लेसन के भीतर पढ़ा। अब इस लेसन के भीतर जो सेकेंड लास्ट टॉपिक आ रहा है उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है इस लेसन के भीतर। तो आइए करते हैं अध्ययन, देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या इतनी विशाल है कि जिसके सामने सबसे बड़ी जो मुसीबत आती है, सबसे बड़ी जो समस्या है वह है हेल्थ। हेल्थ इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। कहा जाता है कि कोई भी जो देश की जनगणना है या जनसंख्या है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक रहता है, सबसे आवश्यक जो कारक रहता है वो रहता है स्वास्थ्य। यानी कि जितना बड़ा देश होगा, जितने बड़े देश होने के साथ साथ जितनी उसकी बड़ी जनसंख्या होगी, तो वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो तत्व हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनको आवश्यक रूप से प्राप्त करना आवश्यक होगा। लेकिन ज़्यादा बड़ी जनसंख्या होने की वजह से देश के भीतर सभी लोगों को समुचित प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या कह सकते हैं जो पोषक तत्व रहते हैं वो उपलब्ध करवाना किसी भी देश के लिए पूर्णतः संभव नहीं हो पाता। आज यदि हम भारत की बात करें तो 1 अरब 21 करोड़ की आबादी को लेकर के भारत की जनसंख्या है, इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन यहाँ के जो आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको कि समुचित प्रकार का, यानी कि जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, तो संतुलित आहार भी उन्हें सही मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता। जितनी कैलोरी और जितनी भोजन को खाने के बाद में प्राप्त ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए पर डे की, वो भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है, प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब है जितना बड़ा देश होगा और जितने बड़े देश की जनसंख्या होगी तो उतना ही ज़्यादा स्वास्थ्य की सेवाओं की पूर्ति कर पाना देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस चीज़ के लिए। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी देश की जनसंख्या के सामने या किसी भी देश की जनसंख्या का जो समावेश होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक रहता है क्या? स्वास्थ्य। यानी कि जितना भी बड़ा देश होगा उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक रहेगा देश की जनसंख्या के लिए वो होगा स्वास्थ्य। आगे कहा गया विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि हेल्थ वो चीज है, हेल्थ वह तत्व है जो कि किसी भी देश के विकास को और साथ में ही उस देश के भीतर निवास करने वाले लोगों के विकास को प्रभावित करता है। तो इसलिए यदि किसी देश का स्वास्थ्य स्तर अच्छा है, बेहतर है, तो उस देश को आर्थिक विकास करने से या हर प्रकार के विकास करने से या विकास के सभी चरणों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि उस किसी भी देश के भीतर निवास करने वाले नागरिकों का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो देश के अंदर विकास की जो स्तर होगा, विकास की जो दर होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। Continuous efforts of government programs have registered significant improvements in the health condition of the Indian population. यहाँ कहा गया है कि निरंतर रूप से सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उसने भारतीय जनसंख्या के भीतर स्वास्थ्य कंडीशन में या स्वास्थ्य स्थितियों में, स्वास्थ्य दशाओं के भीतर काफी महत्वपूर्ण सुधारों को उसने पंजीकृत किया है। यानी कि भारत देश ने जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से समय समय पर भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए समय समय पर कई प्रोग्राम चलाए गए और उन प्रोग्रामों की वजह से जो भारत के लोगों का स्वास्थ्य स्तर है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ पाया। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही ये भारत का जो वर्तमान में स्तर है, भारत के जो नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर है वो इतना बेहतर है। तो इसी कारण से ये संभव हो पाया। यानी कि सरकार ने समय पर सावचेत होते हुए, सचेत रहते हुए समय समय पर विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराया अपने नागरिकों को, ताकि उनका जो स्वास्थ्य स्तर है वो और बेहतर हो सके। आगे कहा गया है कि डेथ रेट्स हैव डिक्लाइन फ्रॉम 25 पर 1000 पॉपुलेशन इन 1951। देखिए दो आंकड़े बताए जा रहे हैं। 1951 की जब जनगणना हुई थी, आप लोगों को हमने बताया था कि 1951 के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से 1951 के भीतर
जो पहली जनगणना हुई थी देश के आजाद होने के बाद, उस 1951 की जनगणना के भीतर जब डेथ रेट निकाली गई, यानी कि जो मृत्यु दर निकाली गई, तो मृत्यु दर उस समय थी 25 लोगों की मृत्यु हो जाती थी 1000 लोगों पर, यानी कि 1000 के ऊपर 25 लोगों की मरने की जो मृत्यु दर थी वो दर्ज की गई 1951 के भीतर। लेकिन अब हम बात करें कि 7.2 यानी 7.2 पर 1000 इन 2011, लेकिन 2011 की जो जनगणना हुई, यानी कि हमारे देश के आजाद होने के बाद में जो 7वें नंबर की जनगणना हुई सन 2011 के भीतर, तो उस जनगणना के अनुसार 1000 लोगों के ऊपर जो मृत्यु दर 1951 में 25 हुआ करती थी, उस मृत्यु दर को घटा करके 7.2 के आंकड़े को सन 2011 की जनगणना के अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज इंक्रीज फ्रॉम 36.7 इयर्स इन 1951। अब जो जीवन प्रत्याशा दर थी वो उसकी यदि हम बात करें तो 1951 में अधिक चिकित्सा सुविधाओं के भारत में उपलब्ध नहीं होने के कारण, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि भारत ने पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद को चखा था, पहली बार स्वतंत्रता प्राप्त करी थी, इसलिए उस समय का जो प्रशासन था वह उनके लिए एक काफी बड़ी चुनौती थी कि 3 करोड़ के आसपास की आबादी थी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के समय, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का एक बहुत ही बड़ी चुनौती उस समय के राजनेताओं के सामने थी, उस समय की सरकार के सामने थी। इसलिए उस समय की जो जीवन दर थी, जीवन प्रत्याशा दर थी, वो थी 36.7 इयर्स, यानी कि 1951 में एक बच्चा जो जन्म लेता था उसकी एवरेज उम्र जो निकाली जाती थी, जीवन प्रत्याशा दर निकाली जाती थी, वो थी 36.7 ईयर। लेकिन उस दर को बढ़ा करके जब 2012 तक का आंकड़ा आया, यानी कि 2011 के आंकड़े जब जारी किए गए जनगणना में, तो 2012 का आंकड़ा ये आया कि उस समय तक जो जीवन प्रत्याशा दर थी बढ़ करके 67.9 ईयर्स हो गई। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत देश ने जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद में विकास के चरणों को प्राप्त करना शुरू करा या विकास करना शुरू करा, तो उसके बाद से भारत ने काफ़ी अच्छी चिकित्सा सुख सुविधाओं को प्राप्त किया है, चिकित्सा के स्तरों को प्राप्त किया है, चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाया है, और साथ में जो 1951 की जनगणना के अनुसार लक्ष्य थे बताए गए थे, उन लक्ष्यों को कुछ चीज़ों में उन्होंने कमी की है और कुछ चीज़ों में इन्होंने बढ़ाया। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो डेथ रेट थी उसे यहाँ पे कम किया गया, लेकिन जो जीवन प्रत्याशा दर थी उसे यहाँ पर बढ़ाया गया। तो भारत ने काफ़ी अच्छा उल्लेखनीय जो सुधार है वो अपने इन सभी आंकड़ों के भीतर किए। आगे हम करते हैं कि दिस सब्सटेंशियल improvement in the result of many factors including improvement in public health services, prevention of infectious disease and application of modern medical practices in diagnosis and treatment of ailments। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि काफी विशेष या काफी महत्वपूर्ण जो सुधार हैं वो किस वजह से कि वो काफी कारकों के परिणाम स्वरूप आए हैं, यानी कि जो वर्तमान समय में हम इतने शानदार चेंजेस देख रहे हैं, इतने शानदार सुधार देख रहे हैं अपने भारत की इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या के भीतर, तो वो किस कारण से, तो वो कई कारणों के रिजल्ट के कारण, जैसे कि भारत ने देश के आजाद होने के बाद में जिन चीजों में सुधार किया तो वो कौन कौन सी चीजें थी, जैसे पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो था उसके स्तर में भारतीय लोगों ने काफी हद तक सुधार करा और साथ में भारतीय सरकार ने भी लोगों की काफी हद तक मदद करी। सर्विसेज जो यहाँ की सेवाएं थी, जो यहाँ पर रोजगार धंधे थे, वाणिज्य वगैरह था, व्यापार वर्ग था, उसका भी काफी बेहतर स्तर करा। साथ में प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, भारत के अंदर जिन बीमारियों से, जिन संक्रामक बीमारियों से पहले, यानी कि जिन्हें कि हम छुआछूत की बीमारी कहा करते थे, भारत ने उन छुआछूत की बीमारियों से, उन संक्रामक रोगों से भी, संक्रामक रोगों का भी इलाज खोजा, जैसे पोलियो नाम की बीमारी थी, प्लेग नाम की बीमारी थी, इनका इलाज खोजा और समय रहते हुए इन महामारियों के ऊपर, इन महामारियों से उन्होंने अपने आप को निजात दिलाई और साथ में भारत का जो स्वास्थ्य स्तर था, पोषण स्तर था, उसको भी काफी हद तक बढ़ाया। आगे कहा जाता है एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट, और साथ में ही भारतीय लोगों ने और भारतीय सरकार ने जो बीमारी का उपचार था और साथ में जो रोग निदान की प्रक्रिया थी उसके भीतर नई चिकित्सा सुविधाओं को या नई चिकित्सा रीति रिवाजों को या कह सकते हैं कि नई चिकित्सा
सुख सुविधाओं को प्राप्त करके भारत के पोषण स्तर को काफी हद तक बढ़ाया और साथ में चिकित्सा जो स्तर था उसके अंदर भी उल्लेखनीय सुधार किया। आगे देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट द हेल्थ सिचुएशन स्टिल ए मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। अब कहा जाता है इसके बावजूद भी, यानी कि इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत ने प्राप्त कर ली है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत के भीतर स्वास्थ्य स्थिति के भीतर काफी शानदार उपलब्धियों को प्राप्त करने के बावजूद भी आज भी वर्तमान में जो भारत की चिकित्सा पद्धति है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जो ये चिकित्सा सेवा प्राप्त हो रही है, आज गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रखी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वर्तमान में किसी भी राज्य के भीतर आप चले जाइए तो जो बगैर किसी भेदभाव के, यानी कि बगैर किसी आय वर्ग को देखते हुए सभी लोगों के लिए फ्री मुफ्त में जो दवाइयों की फैसिलिटी वो अवेलेबल कराई गई है, वो इसी कारण से की गई है। सरकार इन दवाइयों का जो खर्चा है वो इसीलिए वहन कर रही है कि ताकि भारत का जो चिकित्सा स्तर है, पोषण स्तर है, भारत का जो स्वास्थ्य है वो सुधर सके, भारत के स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सके। तो इसलिए भारतीय सरकार ने ये सभी योजनाएं समय समय पर चला रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का लोगों का जो स्वास्थ्य स्तर है वो एक काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी भी वर्तमान में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, समय के आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसी ऐसी नई बीमारियां सामने आ रही हैं कि जिनका निदान पाना अभी भी भारत के लोगों के लिए जरूरी है। जैसे कि वर्तमान में आप देख ही रहे हो कोविड-19 जो चल रहा है, कोरोना नाम की जो बीमारी चल रही है, उसका अभी तक इलाज किसी भी देश के अंदर किसी भी देश ने वैक्सीन नहीं खोज पाए हैं अभी तक इसकी। तो ऐसी महामारियां जो है समय समय रहते हैं, जैसे जैसे पैदा होती जाती है तो उनका निदान खोजा जाना भी अभी आवश्यक है। और साथ में ही भारत की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। The per capita calorie consumption is much below the recommended levels and malnutrition afflicts a large percentage of our population। अब यहाँ देखिए क्या कहा जाता है कि जो प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग है वो अभी भी जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में काफी कम है। वर्तमान में आप लोगों को बताया कि अभी जब देश आजाद हुआ सिर्फ 3 करोड़ आबादी थी, लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद में धीरे धीरे नहीं काफी तेज गति से भारत की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लगी। और आज यदि हम देखें तो जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पर हमारी पोजीशन आती है। तो इतनी अधिक संख्या बढ़ गई, यानी कि 3 करोड़ की तुलना में देखें तो कई गुना जो जनसंख्या थी वो वर्तमान समय में बढ़ चुकी है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को सही तरीके का पोषण स्तर देना, यानी कि उचित मात्रा में कैलोरी उपलब्ध करवा पाना या हर व्यक्ति को सही मात्रा में संतुलित आहार प्रदान कर पाना हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि भारत के अंदर लगभग 30% आबादी आज भी ऐसी है जो भूखी सोती है, यानी कि उनको खाने के लिए 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होती। तो इस वजह से भारत का जो स्वास्थ्य स्तर है वो काफ़ी हद तक गिरा हुआ है। और भारत के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य स्तर के गिरे होने के कारण उनकी जो कैलोरी की, यानी कि उनकी जो भोजन ऊर्जा प्राप्त करने की स्थिति या जितनी कैलोरी उन्हें दिन भर की चाहिए उतनी भी उनको प्राप्त नहीं हो पाती। आगे कहता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज आर अवेलेबल टू ओनली 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। अब देखिए ग्रामीण स्तर की बात करें, शहरों में तो फिर भी जैसे तैसे करके आदमी जो है वो थोड़ी बहुत चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, तो वहाँ आज भी पेयजल और उचित गंदे पानी के निकास की जो कार्य है वो या प्रणाली है वो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सिर्फ 1/3 क्षेत्र के ऊपर ही आपको मौजूद मिलेगी। यानी कि सिर्फ 1/3 एरिया के अंदर ही आप लोगों को ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। बाकी का जो गाँव का आधे से ज़्यादा क्षेत्र है वो इन सारी सुख सुविधाओं से वंचित होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें ना तो पानी का सही तरीके से, गंदा पानी जो रहता है गांव के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, इसी वजह से गांव का जो स्वास्थ्य स्तर है या कह सकते हो कि जो स्वच्छता स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ होता है। और साथ में ही इन गंदे पानी का सही तरीके से कोई निस्तारण न होने के कारण जो गंदा पानी है वो अनेकों प्रकार की बीमारियों को फैलाने का कार्य करता है। और साथ में ही गाँव के अंदर सुख सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोगों का जो पोषण स्तर है वो भी काफ़ी हद तक गिरा हुआ है। यानी कि सिर्फ यहाँ ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 1/3 लोग ही ऐसे हैं
जो कि उचित जीवन जी पाते हैं, यानी कि संतुलित आहार करते हैं, चिकित्सा की सुविधाएं, सुख सुविधाएं उनको आसानी से प्राप्त है। जो शहरों के अंदर सुख सुविधाएं प्राप्त होती है वो सिर्फ गांव की 1/3 जनसंख्या को ही प्राप्त हो पा रही है। बाकी जो जनसंख्या है गांव ग्रामीण क्षेत्रों की, वो इन चीजों से, इन सुख सुविधाओं से वंचित है। These problems need to be resolved through a appropriate population policy। अब यहाँ कहा गया है कि जो भी ये समस्या अभी इस पैराग्राफ में हमने पढ़ी है, इन सभी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक उचित जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है। यानी कि ये जो सभी चुनौतियां हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी, इन सभी को दूर करने के लिए एक उचित जनसंख्या नीति बनानी जरूरी है। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है किशोरकालीन जनसंख्या। किशोरकालीन का मतलब हो गया 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के जो लोग हैं वो सब किशोर अवस्था के अंदर काउंट किए जाते हैं। इंग्लिश में आप सभी जानते हैं टीनेजर इनको कहा जाता है। तो किशोरकालीन जो जनसंख्या के लोग हैं वो भारत के अंदर कितनी मात्रा में है, क्या उनका स्तर है भारत की जनसंख्या में, उसके बारे में हम यहाँ इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। कहा गया है कि भारतीय जनसंख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, भारतीय जनसंख्या की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसके किशोरकालीन या किशोर वर्ग के लोगों की जनसंख्या। भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी विशाल है कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर आता है। और इस भारतीय जनसंख्या की जो सबसे बड़ी विशेष बात है वो ये है कि यहाँ पर जो किशोर वर्ग के लोग हैं, किशोर आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है भारतीय जनसंख्या में। It constitutes 1/5 of the total population of India। भारत की कुल जनसंख्या के भीतर, यानी कि भारत की जो टोटल जनसंख्या उसका 1/5% सिर्फ किशोर काल के ही लोग हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि adolescents are generally in the age group of 10 to 19 years। अब जो किशोर काल के अधिकतर लोग रहते हैं वो अक्सर 10 साल से लेकर के 19 साल तक की उम्र के बीच के होते हैं। अभी हमने बताया टीनेजर कहते हैं, तो जैसे आप जानते हैं अंग्रेजी में कि 13, 14, 15, 16 इस तरीके से टीनेजर एज होती है। तो 10 से लेकर 19 के बीच के जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा मात्रा है, सबसे ज़्यादा संख्या है हमारी भारतीय जनसंख्या में। आगे कहा जाता है दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। और ये किसी भी देश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि कहा जाता है कि जो युवा वर्ग है वो ही किसी देश का भविष्य निर्धारित करता है, भविष्य का तय करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स फॉर द फ्यूचर। ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। न्यूट्रिशन requirements of adolescents are higher than those in normal child or an adult। अब यहाँ ये कहा गया है कि एक सामान्य बच्चा और एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में जो किशोर वर्ग रहता है उसको पोषण की जो जरूरतें हैं उस किशोर वर्ग के व्यक्ति के लिए अधिक आवश्यकता होती है। कहने का मतलब एक वयस्क व्यक्ति है या फिर एक बच्चा है, नॉर्मल चाइल्ड है, उसकी तुलना में सबसे ज्यादा जो पोषण की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है किशोर वर्ग को। आगे कहा जाता है कि पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड रिटार्डेड ग्रोथ। अब यदि मान लीजिए किसी कारण से पोषण का स्तर बेहतर नहीं है, पोषण का स्तर अच्छा नहीं है, तो ये क्या करेंगे कि ये एक तो दोष पैदा कर देंगे और साथ में ही पिछड़ी हुई जो प्रगति है वो देश के भीतर ले आएंगे। यानी कि देश की जो जनता होगी, यदि किशोर वर्ग को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो देश की जो जनसंख्या होगी वो कई दोषों से युक्त हो जाएगी और साथ में ही उस देश की जो आर्थिक विकास है वो भी काफी हद तक पिछड़ जाएगा। बट इन इंडिया, लेकिन भारत की यदि बात करें तो द डाइट अवेलेबल ऑफ एडोलसेंट इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। लेकिन यदि भारत के भोजन की बात करें, भारत के आहार की बात करें, तो सभी पोषक तत्व जो हैं जो कि एक किशोर वर्ग के या एक किशोर काल के व्यक्ति के लिए जरूरी हैं वो सभी भारत के अंदर प्राप्त कर पाना एक किशोर व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किशोर वर्ग को सही मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो अपने भोजन के अंदर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उचित मात्रा में उसे पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है भारतीय खाने के दौरान। आगे कहता है
कि ए लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया। अब यदि बात करें हम किशोरियों की, कि जो बच्चियां होती हैं 10 से 19 साल तक की जो लड़कियां रहती हैं उनकी बात करें, और यदि उनको भी पोषण अच्छा नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो बच्चियां हैं वो एनीमिया की शिकायत हो जाती है, यानी कि एनीमिया नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाती है। देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की इस प्रक्रिया के दौरान या विकास की इस प्रक्रिया में उन बच्चियों के इस बुरे या घटिया पोषण स्तर की तरफ अभी तक भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। द एडोलसेंट गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटाइज्ड टू द प्रॉब्लम्स दे फेस। सॉरी, यहाँ पर जो दे है तो देखो क्या कहा गया है कि जो किशोरकालीन लड़कियां हैं उनकी इन समस्याओं के प्रति सरकार को और यहाँ की जनता को दोनों को ही संवेदनशील बनना चाहिए, जिन समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है। और अंतिम लाइन कही गई, अवेयरनेस अमोंग देम, अवेयरनेस अमोंग देम, यानी कि उन लोगों के बीच में जो जागरूकता है कैन बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू द लिटरेसी एंड एजुकेशन, कि उन बच्चियों में या उन किशोरियों के भीतर जो अपने पोषण स्तर को या अपने स्वास्थ्य स्तर को लेकर के जो ज्ञान है, उनका स्वाभाविक ज्ञान है, उसको तभी इम्प्रूव किया जा सकता है जब दो चीजें उनकी पहुंच में हो, आसानी से पहुंच में हो। एक तो है लिटरेसी यानी कि साक्षरता, और दूसरी एजुकेशन यानी कि सीधी भाषा में हम ये कहें तो साक्षरता और शिक्षा के माध्यम से ही उन लड़कियों के बीच में यदि शिक्षा और साक्षरता मौजूद होगी तो वे अपने स्वास्थ्य स्तर में, अपने पोषण स्तर में काफ़ी हद तक सुधार कर पाएंगी। यानी कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए ताकि वे अपने शारीरिक जो परिवर्तन है और शारीरिक परिवर्तनों के कारण जो अपना स्वास्थ्य स्तर है, पोषण स्तर है, उसकी मात्रा को उचित बनाए रख सकें। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के भीतर, कल के वीडियो के भीतर इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। चैप्टर कल समाप्त होगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।